नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं, मैं इस समय महाराष्ट्र में हूं, बहुत से लोगों से मिल रहा हूं, बहुत से दल के लोगों से मिल रहा हूं। बीजेपी का मेरा कोई ऐसा बहुत जानने वाला नहीं, तो बीजेपी को छोड़ के शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी दोनों तरफ से, कांग्रेस, बहुत से लोगों से मिल रहा हूं, बहुत से अलग अलग धर्म के लोगों से मिल रहा हूं, रिलीजन के लोगों से मिल रहा हूं। ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसा प्रदेश है जहां पे हिंदुस्तान के सारे राज्यों के लोग आते हैं। तो यूपी के लोग तो हैं ही, बिहार के लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे कुछ लोग कर्नाटक के मिले हैं, तेलंगाना के मिले हैं, तेलंगाना मतलब हैदराबाद के लोग मिले हैं। एक अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग एज ग्रुप से मिल रहा हूँ। और एक सेंस मुझे हरदम ये लगता है कि बॉम्बे को मैं माफ कीजिएगा, मैं मुंह से बॉम्बे निकलता है, मुंबई को जैसा मैं पाता था उसमें बहुत उसकी उसके नेचर बहुत बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी ने चाहे जितनी कोशिश कर ली हो हिंदू मुस्लिम कराने की, लेकिन बाई एंड लार्ज महाराष्ट्र जो है एक प्रोग्रेसिव स्टेट, एक सही मानों में कॉस्मोपॉलिटन स्टेट, और एक ऐसी स्टेट जहां पे आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप किस जात के हैं, आप किस धर्म के हैं, इससे ज्यादा आपके काम को तवज्जो दी जाती है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं माना जाता है। जहां पे आप कितनी चमकती गाड़ी से आ रहे हैं या कितना चमकते कपड़े पहन रहे हैं या कहाँ, उसका बहुत मायने नहीं रखता है, जो हमारे नॉर्थ में बहुत मायने रखता है। दो मैं अलग अलग, मतलब मैं इस समय इसलिए बात कर रहा हूं कि एक तरफ अजीत पवार का कल का एक बयान और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का एक बयान, दोनों दो ध्रुव में है, एक एनडीए है, एक महायुति है। दोनों लोग एक तरह से आमने सामने ये दोनों गठबंधन इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनके कुछ स्टेटमेंट कल अगर आप ध्यान से देखिए तो वो महाराष्ट्र की उस जो जो ताकत है उसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन करते हैं। मैं पहले अजीत पवार साहब की बात कर, अजीत पवार साहब ने कल बिल्कुल साफ शब्दों में बटोगे तो कटोगे कहा, यह महाराष्ट्र के कल्चर की बात नहीं है। उन्होंने इस पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में हर जगह से लोग आते हैं, हर जगह के लोग रहते हैं, हम किसी को काटने और बांटने की बात कर ही नहीं सकते। अब इससे ज्यादा और कोई क्या कहेगा? आप क्या सहयोगी दल या आपका जो उस सहयोगी, क्या वो तो बड़ा भाई कहता है, या गुजराती में कहे तो मोटा भाई कहता है। तो आपका जो मोटा भाई है वो कह रहा है बटोगे तो कटोगे, आरएसएस कह रहा है बटोगे तो कटोगे, लेकिन वहां पे कम से कम एक आपके घटक दल का एक आदमी पूरे शिद्दत के साथ खड़ा होकर, अजीत पवार की बाकी समस्याएं हैं, अजीत पवार का भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शरद पवार से उन्होंने जो व्यवहार किया उस पर बहुत व्यूज हैं, हम सब लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो कोर पॉलिटिक्स की बात है, कोर जो सामाजिक दिमाग की बात है, उसमें ये ठीक लगा कि कम से कम अजीत पवार में के मन में नफरत का वो जो जड़ है ना, वो अभी तक पहुंची नहीं। दूसरा उनका एक स्टेटमेंट था, देखिए इसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया था किसी नेता का, लेकिन इंडिकेशन साफ था कि क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लगी, उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी को बारामती में आने की जरूरत नहीं है, मोदी जी अपना टाइम दूसरी जगह लगाएं, तो एक वो मेरे ख्याल में एक बड़ा इंडिकेशन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संदेश दे रहे थे कि मोदी जी इज नॉट रिक्वायर्ड एज फार एज अजीत पवार इज कंसर्न। तो वो मेरे ख्याल में एक एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। और राजनीतिक संदेश से ज्यादा मुझे ये भी समझ में आता है कि शायद मोदी जी की जो उपयोगिता है, वो बीजेपी वाले तो ये कभी नहीं कहेंगे कि मोदी जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब वो उपयोगिता रह नहीं गया। मोदी जी उतने जिताऊ और टिकाऊ नहीं रह गए। अजीत पवार की एक बात पे मैं ये सारी बातें अजीत पवार की इसलिए कह रहा हूं कि एटलीस्ट देयर इज समवन हु इज स्टैंडिंग एंड टेलिंग कि ये है
कि सही क्या गलत क्या है। नवाब मलिक साहब के साथ वो खड़े हुए दिखाई दिए। एक समय में जो शरद पवार की सबसे बड़ी ताकत कही जाती थी, वो ताकत यही थी कि वो जो उनका साथी है, सही करे, गलत करे, अच्छा करे, बुरा करे, वो उसके साथ रहते थे। उसके साथ को ठीक करते थे, जस्टिफाई करते थे, ये तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो मुझे हरदम ये लगा कि शरद पवार तो ये कम से कम अजीत पवार साहब जब नवाब मलिक के लिए वो गए, कल उन्होंने उनके लिए भाषण किया और वो सीट काफ़ी कंट्रोवर्शियल सीट है। कंट्रोवर्शियल इसलिए कि महायुति में वो सीट अलॉट हुई है शिवसेना शिंदे ग्रुप को। शिवसेना शिंदे ग्रुप के वहां कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो शिंदे जी के लिए प्रचार करेंगे। अजीत पवार साहब ने नवाब मलिक को एनसीपी के टिकट पे, एनसीपी अजीत पवार के टिकट पे उनको लड़ाने की बात की है। हालांकि वो सीट थोड़ी इसलिए चर्चा में आ गई कि वहीं से अबू आजमी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे जो सारे उम्मीदवार हैं उस पर नंबर 2 के सबसे पैसे वाले उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में अपने आदमी के साथ अगर खड़े रहे, उन्होंने कहा कि देखिए, आरोप लगाने का मतलब ये नहीं कि आरोपित का मतलब ये कहीं से नहीं है कि वो उनको सजा मिले या ये सिद्ध हो गया है कि वो इस तरह के उसमें है। अजीत पवार ने जब ये बटोगे तो कटो की बात कही थी, तो उसी उस रेफरेंस में उन्होंने याद दिलाया था कि ये महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले का है और अंबेडकर का है। ये भी बहुत साफ था। अजीत पवार के लिए महाराष्ट्र सावरकर का नहीं है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन के समय जब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो उस समय अजीत पवार कम से कम खड़े होके महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, फूले और अंबेडकर को याद कर रहे हैं। ये बहुत सी एवरेज मराठी की जो मानसिकता है उसकी तरफ इशारा करता है। अब इनके सामने खड़े हुए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे साहब ने कल शिवसेना उद्धव ठाकरे का मैनिफेस्टो रिलीज किया और उस मैनिफेस्टो रिलीज करने में जो एक सबसे प्रमुख बात मेरे समझ में आई, वो है कि उन्होंने उस मैनिफेस्टो में कहा कि जो धारावी के प्रोजेक्ट के चलते जो अडानी जी को जो लैंड अलॉट कर दी गई है, उन्होंने कहा है कि वो सारा लैंड जो है, अगर उनकी सरकार आती है तो अडानी जी से वो लैंड वापस लिया जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो महाराष्ट्र की लड़ाई है वो केवल पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, वो इस देश के भविष्य को इसलिए तय करेगी कि इस देश में का भविष्य, इस देश की पॉलिसी, इस देश का नीति निर्माण अडानी जी करेंगे कि वो आम आदमी करेगा जिनको आप आज 5 किलो राशन देके उनका वोट खरीदने का, या जिनको कुछ पैसा देके आप उनको लाभार्थी की श्रेणी में लाकर उनका वोट खरीदने का काम करना। ये निर्णय भी इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में हो जाएगा कि ये अडानी इस देश को के लोकतंत्र को चलाएंगे या आम आदमी चलाएगा। क्योंकि अडानी के धारावी लैंड को वापस लेना एक सांकेतिक बात है, जहां पे बहुत सी चीजें इससे कवर हो रही हैं, बहुत सी चीजें इसको इंडिकेट कर रही हैं। अडानी का वो पैसे की ताकत, भाई तय बात है कि अगर अडानी को इस तरह की बात कर रहे हैं तो अडानी कितना बैकअप करेगा इनको। दूसरा एक बात उन्होंने ये कही, जो जो एवरेज मुंबई वाले के लिए, वो उससे हो सकता है कि बहुत से लोगों का उसके बारे में अलग तरह की राय हो, लेकिन जैसे उन्होंने, मैं एक दो छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दूं। उन्होंने बात कही कि महालक्ष्मी रेसकोर्स को खुला ही रहने दिया जाएगा, उसपे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जिस तरह से बीजेपी में बिल्डर और इन लोगों का दबदबा हो गया है, उससे साफ जाहिर है कि अगर मौका लगेगा तो धारावी के में को बिल्डर, किसी बिल्डर को देने में बीजेपी चूकेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है। तो माफ कीजिएगा, महालक्ष्मी रेसकोर्स को। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि नहीं नहीं, हम महालक्ष्मी को वैसे ही रहने देंगे, तो वो एक मेरे हिसाब से एक बड़ी बात है। फिर उन्होंने कल रिजर्वेशन की भी बात कही अपने मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हम लागू ही नहीं करेंगे, हम वो जो 50% की सीलिंग है उसको, सीलिंग को हटाएंगे और रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होगा। मोटे तौर पे जाति जनगणना की तरफ ही ये कदम है। और जो जो एक मांग उठ रही है पूरे देश में, जिसको राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश जी ने भी उठाया है, कर्नाटका में भी उठी है। ये सारी मांगों का की राह पे ही उद्धव ठाकरे ने अपने को भी कमिट कर दिया है। उन्होंने एक और चीज ये कही है, जो न्याय पत्र था कांग्रेस का 2024 का लोकसभा इलेक्शन में, उसकी एक दो बातों को उस समय थी बहुत अच्छी, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस तो 99 सीट पे अटक गई, तो कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात उन्होंने महाराष्ट्र में कही है। ये जो स्विगी और ओला, उबर, मतलब ये जो इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं,
उनका कोई व्यक्ति नहीं जो उनका वो काम-काज देखे। तो उसके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाना इज़ अ वेरी वेलकम। और मैं इन्होंने कही बहुत सी बातें, लेकिन मैं असली बात जो एक मराठी अस्मिता की बात कही है, जिसमें उसमें मराठी मानुस को उन्होंने एक तरह से ललकारा है, वो बहुत सीधे ढंग से कहा है। उन्होंने कहा है कि आज महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम में गुजरात से पीछे हो। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, तो महाराष्ट्र को फिर से वही स्थान मिलेगा कि वो देश का नंबर 1 स्टेट बनेगा। और ये वो एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं उस मराठी मानुस के स्वाभिमान को। तो उन्होंने अपनी सारी बातें लेकिन उसके इकोनॉमिक आर्थिक पक्ष को रखते हुए कही हैं। तो ये दोनों लोगों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों लोग उस बीजेपी के ट्रैप में नहीं आए, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इस्लाम, ये सब के नहीं आए। बीजेपी अपने उसी पुराने ट्रैक, बीजेपी के पास तो और कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इस्लाम, हिंदू धर्म खतरे में, वो इससे बाहर नहीं निकली है। बचपना तो ये हो रहा है कि अब जब मोदी जी कर रहे हैं, तो बाकी मोदी जी कभी किसी को मंगलसूत्र से लेके क्या-क्या वो नहीं कह रहे हैं कि कहां से उठा ले जाएंगे, किसको उठा ले जाएंगे। उसी कड़ी में अभी नागपुर में एक वो संविधान बचाओ सम्मेलन एक करते हैं, कांग्रेस की एक विंग करती है, जिसमें राहुल गांधी एज अ स्पीकर जाते हैं। नागपुर में भी वो हुआ अभी 6 तारीख। वहां पे संविधान की बात हुई, और वहां पे जो गेस्ट थे, मतलब जो उनके पार्टिसिपेंट थे, उनको एक कागज और कलम, एक नोटबुक और एक कलम दिया गया। अब उस नोटबुक को देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं, ये देखिए, ये जो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वो अंदर से खाली है, वो अंदर से कोरा है। जो जैसी बातें करते हैं, नोटबुक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किताब क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। और केवल यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए हो सकता है गाली हो, नक्सल हो सकता है कि कुछ जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उनके लिए गाली हो, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि नक्सलवाद जो है, वो कहीं न कहीं उस गरीब आदमी का, उस व्यक्ति का जिसके लिए 2 जून की रोटी की दिक्कत है, वो शायद नक्सलवाद उसकी रोटी की लड़ाई है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। सही है, गलत है, मैं यहाँ इस जजमेंट की कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ। लेकिन नक्सलवाद को गाली के रूप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लीडर तो नहीं हैं, आप फिर वही हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर। आपके एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे महाराष्ट्र में जो मुझे लगा, सेंट्रल मंत्री जो ताकतवर मंत्री हैं, वो लगातार फ़ोन पे छोटे से बड़े बिज़नेसमैन, छोटे से बड़े डेवलपर को फ़ोन कर करके, अब जो पता ये लग रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि आप सपोर्ट करिए, बीजेपी का सपोर्ट करिए। तो बीजेपी का सपोर्ट बिज़नेसमैन क्या करे? उसका वोट तो एक ही है ना। तो सपोर्ट कैसे क्या किया जा रहा है? बहुत सी पार्टीज़ के लिए ये फंड रेज़िंग का काम भी होता है। इसी बहाने फंड रेज़िंग भी हो रही है, डराया-धमकाया भी जा रहा है। तो एक एक काम ये भी साथ में बीजेपी बहुत शिद्दत के साथ इसको कर रही है, उसके मंत्री खुद स्वयं फ़ोन करके ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब और शिंदे साहब का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज कुछ ना कुछ, मतलब मैं आज आज मेरा तीसरी शाम होगी आज यहाँ। कुछ ना कुछ आप रोज जाइए तो एक कोई नया झगड़ा, कोई नया एंगल, उसने वहां किया, उस कैंडिडेट को ऐसे किया, उसको ऐसे किया, ये रोज सुनने को आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में महाराष्ट्र इलेक्शन में इसका कितना, मैं अभी सीट पे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि सीट वाला, भाई हरियाणा इलेक्शन के बाद हम सब लोग थोड़े स्केप्टिकल हैं, नहीं तो मैं सीट के नंबर्स की भी बात करता। लेकिन जैसा लग रहा है एडवांटेज से थोड़ा ज्यादा, जो जो बीच में लगा था कि शायद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अपना ग्राउंड कुछ लूज की है, वो ऐसा लूज नहीं किया। अगर उसने कुछ लूज किया है, जैसे अगर वो 2 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे हुई है, तो महायुति 2 कदम आगे चल के 4 कदम पीछे हो गई। तो ज्यादा फिसली महायुति है, कम फिसली महाविकास अघाड़ी है। अब देखना यह है कि इस फिसलन के उसमें कौन अपनी जगह पे कायम रह पाता है। लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन में एक चीज तय हो जाएगी कि ये हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो नहीं चल रहा है, जैसा अभी तक आई कैन सेंस। आप, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।